हाँ सतबीर, क्या हाल चाल है? अच्छा, वो कहाँ तक किया फिर? पार्लियामेंट? हाँ। और जो नोट्स में दिया उसका अच्छे से इस्तेमाल करो कि पता चल जाएगा तुम्हें यहाँ पे है। मैंने नोट्स में रेड पेन से स्टार स्टार भी लगाया हुआ है बाद में कुछ, वो सब इम्पोर्टेंट दिखाता है। बाकी जो पीवाईक्यू वगैरह है वो मैं उसका जस्टिसेबल का ही मतलब है कि अगर ये ऐसा फॉलो नहीं होता है तो इस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट में जा सकते हो कि भाई ये जो है वो सही से फॉलो नहीं की जा रही है, ऐसा होना चाहिए था क्योंकि संविधान में लिखा है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि नहीं जा सकते हो, उनको ऐसा करना चाहिए, ये एक तरह से वो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस कि सरकार को ये काम करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें अगर नॉन जस्टिसेबल है इसका मतलब है तुम जाके ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये नहीं हो रहा है, तुम्हें उसका कोई वो अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। और तो जुडिशरी का मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या सेक्शन है जुडिशरी का। तो पीडीएफ ही खोल लो, पेज नंबर 57 जुडिशरी, 31 जुडिशरी। तो देखो सबसे पहले तो इसमें हायर 31 जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट मिल गया। तो देखो सबसे पहले तो इसमें हायर की तुम्हें पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। ये तो बेसिक हो गई। हर हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह है, मतलब एक ही सेंटर है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट वो है दिल्ली में। जो छोटे छोटे कोर्ट है बहुत ही इनको बोला सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे कि जगह पे हो, इलाहाबाद में एक छोटा सा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पढ़ना है हमें? मेनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो जो रीजनल ब्रांचेस हैं, ये तुमने क्या चीज़ खोला है? और ये जो इसके रीजनल ब्रांचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो तो दिल्ली में ही है सिर्फ एक। जो उसकी रीजनल ब्रांच है वो कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय सीजेआई, सीजेआई समझ रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विद अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, पॉलिटी में धीरे धीरे ना पढ़ते पढ़ते तुम ये फ्लेवर भी समझ जाओगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का काम है तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से है। फिर जब तुम देखोगे स्टेट का काम है तो फिर वहाँ के गवर्नर से थोड़ा लिंक है, तो ऑटोमेटिक पढ़ने के बाद फ्लेवर आ जाएगा तुम्हें समझ में। उसके बाद क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न जाने कितनी बार ये आया हुआ है क्वेश्चन कि जो जज है उसके बनने की क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहला तो है, देखो लिखा सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। दूसरा है या कि वो हाई कोर्ट का जज हो 5 साल के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो या तो किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल, या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल, और या फिर तीसरा है कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मेंबर रहा हो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब किसी, मान लो कोई ऐसा किसी लॉ पे, या मतलब कोई हमने एक कमेटी बना दी इस पे डिस्कस करने के लिए और वो बंदा उसका पार्ट था, तो भी ये एक बड़ी बात हो गई ना। तो भी वो एलिजिबल है क्या बनने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कब तक होता है? देखो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, सब दिख रहा है ना नोट्स में सारे? हाँ, नो फिक्स टेन्योर, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। ओथ कौन दिलाता है? अब देखो ओथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जज है उसको कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ प्रेसिडेंट दिलाएगा। कितने सुप्रीम कोर्ट जज हैं? तो टोटल जो सैंक्शनड सीट है वो 34 जज, तो 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एक उनमें से कौन होगा जो सबसे बड़ा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं सीजेआई। ठीक है, और ये जज, हाँ, तो ये है। अब इसके नीचे देखो जज है, सुप्रीम कोर्ट जज का केस है काफी सारे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिमूवल प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल प्रोसेस। इसमें थोड़ा गंदा गंदा सा हो गया है। रिमूवल प्रोसेस दिख रहा है? कैसे करेंगे? आर्टिकल 124, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है उसको हटाना। तो अभी पार्लियामेंट जब अच्छे से पढ़ लोगे तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है ना, तो जहाँ पे एलएस है वो लोकसभा है, जहाँ आरएस वो राज्यसभा है। तो सबसे पहले कैसे हटाया जाएगा इसका प्रोसेस है कि पहले इसमें आएगा, फिर एक कमेटी बनेगी, वो चेक करेगी कि ये दोषी था कि नहीं, फिर वो पास कर देके दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वो हटा दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखना है तुम्हें कि 2/3 मेंबर पास कर रहे हैं कि 1/3 कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ठीक से पढ़ लेना। रिमूवल का प्रोसेस ही बता दूं, देखो किसी भी एक हाउस में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा,
कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इसे। क्या कंडीशन है कि लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, क्या कि हम इसको हटाना चाहते हैं, इम्पीच करना चाहते हैं, तो लोकसभा में 100 मेंबर ये बात दें, लिख के दें और शुरू करें। और अगर राज्यसभा में है तो वहाँ पे 50 मेंबर्स इनिशिएट कर सकते हैं। ये देखो पीडीएफ में होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जितने मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है इस वक्त, उसके 2/3 मेंबर अगर इसको सपोर्ट कर दिए, अगर मान लो कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, तो 40 लोगों ने अगर सपोर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मोशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी हटाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 लोगों की एक पैनल बनेगी जो कि इसकी इंक्वायरी करेंगे। कौन है 3 लोग, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक है कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी हाँ सुप्रीम कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 लोग मिलकर के इंक्वायरी करेंगे। अगर नॉट गिल्टी पाया तो खत्म हो जाएगा, अगर गिल्टी पाया तो चला जाएगा दूसरे हाउस में। अगर लोकसभा से किया था तो राज्यसभा में चल जाएगा, राज्यसभा से किया था तो लोकसभा में चल जाएगा। फिर वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, जो भी मैंने कहा ना कि 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी तो सीधा 50% से ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3। तो दूसरे वाले हाउस भी पास कर देंगे। अब वो पास कर दिए तो फिर अब चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा। ये है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेम ही प्रोसेस हाई कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट के जज में भी सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये जो हाँ ये जब तुम वीडियो में देखोगे तो फिर से समझ जाओगे, नोट्स में लिखा है मैंने, फ्लो डायग्राम बना के वहां से समझ जाओगे, बस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ क्या है। उसके बाद आगे देखो, जुरिस्डिक्शन अगले पेज में है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, रिट तो अच्छे से पढ़ लिया ना, रिट पांचों, हेबस कॉर्पस मैंडेमस, हाँ उसको दोबारा से पढ़ना, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना है तुम्हें कि कौन सी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक ही जैसे हैं, और कौन सी पावर ऐसी है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो उसमें देखो अलग। हम्म, हाँ जुरिस्डिक्शन इसमें मतलब कि उसकी क्या क्या चीजें हैं, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसे सेंटर और स्टेट का लफड़ा हुआ तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किसी स्टेट और स्टेट का भी लफड़ा हुआ तो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये भी पढ़ लेना। रिट जुरिस्डिक्शन है, स्पेशल लीव, फिर कंटेम्प्ट ऑफ पावर। कंटेम्प्ट पावर है कि अगर कोई मतलब वो देखा है मूवी में भी होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब अगर तुम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो या सही से बिहेव नहीं कर रहे हो तो कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं। ये सारी पावर है उनकी, ये इसको पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में है आर्टिकल 143, ये इसमें लिखा है ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, दिखा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाँ ये क्या है कि जैसे मान लो कोई इम्पोर्टेंट चीज है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अब कोई ये बैन वाला हिजाब बैन हुआ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर अगर देश की हो, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, तो भी कौन सॉल्व करेगा, वो भी यही करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। इसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143। दोनों में देखो मैंने वहां साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज पे कोई वो मांग रहा है सजेशन, तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, नहीं माना नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगले में आ जाओ। अगले में ये देखो बीच में सेंटर में है कि एनी क्वेश्चन ऑन एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेटल बाय पार्लियामेंट, और हाई कोर्ट जज का कोई लफड़ा होगा तो वो करेगा सेट प्रेसिडेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, कितनी एज या कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जज की, सुप्रीम कोर्ट के केस में वो तो पार्लियामेंट करेगी। जो नहीं समझ आया, अरे संदीप साहब कहाँ थे, एडमिट नहीं हुआ क्या, अरे संदीप साहब कहाँ थे इतने दिन से। अच्छा अच्छा अच्छा,
चलो फिर मैंने एक पीडीएफ भेजी है, देखा है? पॉलिटी की। हाँ तो अब वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जुडिशरी बता रहा हूँ अभी, बाकी पुराना कंप्लीट कर लिया है सारा, कि अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है तो टेलीग्राम में जाना, फोटोज वाले सेक्शन में जितने टारगेट दिए हैं उसको अपने हिसाब से कंप्लीट करते चलो जितनी जल्दी हो सके, है ना? आप तो पूरे दिन खाली हो ना, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, तो अभी पीडीएफ खोल रहा हूँ तो पेज नंबर 62 खोल लो। मैं इंपॉर्टेंट चीजें जुडिशरी की बता रहा हूँ। एज या तो स्ट्रेंथ। अब सुप्रीम कोर्ट जज की स्ट्रेंथ कितनी बताई मैंने? 34। या फिर एज क्या बताया, रिटायरमेंट की एज क्या बताया? ये बात कौन डिसाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के केस में? पार्लियामेंट बनाएगा ना ये सारा सिस्टम। यही लिखा है बस। और यही अगर हाई कोर्ट जज के केस में हो तो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ये याद हो। ठीक है संदीप, तुम्हें समझ आ रहा है क्या बता रहा था मैं? नहीं पढ़ा है? पार्लियामेंट पढ़ लिया है, पार्लियामेंट पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ना, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता रहा था। तो चलो इसकी मैं वो डाल दूंगा यार रिकॉर्डिंग, अगर तुम्हारा छूटा है तो देख लेना क्या इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सेम वही चीज हम हाई कोर्ट में बात करते हैं। देखो हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट की देखो तीसरी चौथी लाइन ही है, स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। हाँ एक बार डाउनलोड करके सेव कर लेना, नहीं तो रोज तुम्हारा एमबी जाता रहेगा। ठीक है फिर ऐसे ही देखो, हाई कोर्ट का ये मैंने बता दिया। अब हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2-3 बार पढ़ के याद हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। ठीक है, कोई बहुत वैसी चीज नहीं है। उसके बाद सेम वही चीज क्वालिफिकेशन देखना है कि हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है। एडवोकेट होना चाहिए 10 साल का, सिटीजन ऑफ इंडिया, और या तो अच्छा इसके पास डिस्टिंग्विश्ड वाला नहीं है क्या? रिटायरमेंट की एज देखो इसकी कितनी है, 62। उसकी कितनी थी, 65। ठीक है संदीप साहब, समझ रहे हो? अब रिमूवल देखो, रिमूवल कैसा है, सेम वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करेंगे। ठीक है, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं है। अब अंदर दो चीजें और हैं, छोटी मोटी दिख रहा होगा कि एडिशनल जज या एक्टिंग जज या रिटायर्ड जज। तो मान लो और जज के काम पड़े तो एडिशनल जज भी अपॉइंट कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ लेना कि 2 साल मैक्सिमम 2 साल के लिए कर सकते हैं अगर वर्कलोड बढ़ रहा हो तो। अगले पेज पे मैं आ चुका हूँ, फिर से जुरिस्डिक्शन है, सेम टू सेम है। पहला देखो, पहला इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 64 का पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है, किसमें? पार्लियामेंट के इलेक्शन में। पार्लियामेंट के इलेक्शन मतलब एमपी, ये जो एमपी या एमएलए चाहे जो हो, या स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन है, इनकी डिस्प्यूट कौन सॉल्व कर रहा है? हाई कोर्ट। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन में लफड़ा हो रहा है तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। एकदम ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो हाई कोर्ट कैसे करेगा, हाई कोर्ट ही करेगा। केवल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर उसके नीचे आ जाती है एक रिट। रिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर रही थी उसका आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 32। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, उसका आर्टिकल है आर्टिकल 226। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या है कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकती है, प्लस और कोई भी मैटर हो उसके लिए भी रिट जारी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो केवल उसी के लिए आपको रिट जारी करेगी। ये दोनों अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर है। हाई कोर्ट का अगर वो कहे तो उसका और वाइड हो गया कि फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकती है और नकली कामों के लिए ऐसे वैसे भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करती है। ठीक है, अगला आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लो। बस इसमें एक चीज ये देखनी है कि इसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो वो है जज, वो क्या होना चाहिए? 7 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। बाकी दोनों में क्या था? 10-10 साल तक। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेना है। अगला आ जाओ, पेज नंबर 66। ये सारी यूनियन टेरिटरी है, कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, यूनियन टेरिटरी तो वैसे ही याद है। बस ये जान लो कि जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहां पे उनकी सरकार होगी, है ना?
और जहाँ विदाउट लेजिस्लेचर है वहां पे नहीं होगी। ये तो समझ आ रहा है ना, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर विदाउट लेजिस्लेचर क्या मतलब है? नहीं, विथ लेजिस्लेचर का मतलब है जैसे दिल्ली है और चंडीगढ़ है, दोनों में कुछ अंतर है? दिल्ली की अपनी सरकार है, केजरीवाल है। चंडीगढ़ की अपना कोई अलग से सरकार है? नहीं है ना। यानी चंडीगढ़ वैसे तीन लोग हैं, कौन? सॉरी, दिल्ली विथ लेजिस्लेचर यानी वहां उनकी अपनी सरकार होगी। जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी बनाया दो ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो जम्मू कश्मीर जो है वो विथ लेजिस्लेचर है, वहां उनकी इलेक्शन होगा, सरकार बनेगी। लद्दाख में ऐसा नहीं है, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा है पौंडीचेरी। ये तीन कौन से हैं? विथ लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे तो इनकी इलेक्शन होगी, अपना अपना सरकार बनेगी, सिंपल। बाकी जगह क्या होता है? हाँ, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये रहा हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो एडमिनिस्ट्रेटर नाम दे देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो इसमें दिल्ली है, अच्छा, जब पार्लियामेंट पढ़ोगे तो वहां देखोगे जो जितने मिनिस्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो सकते हैं। जितनी स्ट्रेंथ है उसकी, उसके 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ऐसा। मान लो 100 लोग हैं तो 15 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं उसमें। दिल्ली के केस में क्या है? ये दिस इज पीवाईक्यू, फिर से पीवाईक्यू है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज क्या होगा? 10% ऑफ द असेंबली। 15 नहीं, स्टेट की बात नहीं हो रही है, सेंटर की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है दिल्ली की। 10% होंगे। अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, 60 लोग हैं तो 6 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। अंतर समझ आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट था और ये पीवाईक्यू है। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाओ, गुवाहाटी, गुवाहाटी कोर्ट, क्या नाम है, पेज नंबर 67 में ही दिख रहा है गुवाहाटी कोर्ट, नाम रेड पेन से लिखा है, नाम। अब देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक स्टेट के पास अपना अपना वो होना चाहिए, हाई कोर्ट, है ना। तो पहले क्या था? पहले इन सब के पास एक ही था, नॉर्थ ईस्ट में जितने। फिर धीरे धीरे इनके अलग हो गए, जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के पास अपना अपना अलग हो गया। लेकिन ये जो चार स्टेट है उनका एक ही है, क्या नाम है उसका? गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसको इम्पोर्टेंट, ये पीवाईक्यू है, बहुत ही ताजा पीवाईक्यू है, सीडीएस का ही पीवाईक्यू है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें बस तुम्हें एक ही चीज जानना था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में के अंदर कई स्टेट जो है उनका एक कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन कौन से स्टेट है देखो, इसमें लिखा है मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल। ठीक है, इनका एक ही कोर्ट है, क्या नाम है उसका? गुवाहाटी हाई कोर्ट, इन चारों स्टेट का। अच्छा, दिल्ली की असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 70 है। कितने मिनिस्टर होंगे? है 15% निकालोगे, दिल्ली की बात कह रहा हूँ मैं। 7 होंगे, हाँ। सतबीर तुम 10% निकालने के लिए पेन उठा लिए है? एप्टीट्यूड भी तो है यार तुम्हारा। अच्छा, 15 भी सोच रहे हो तो भी सीधा ऐसे निकालो, 10, 7, फिर आधा कर दो, 3.5, 10.5 हो गया। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब अगला देखो, शेड्यूल्ड एरियाज। जब हमने वो पढ़ा था शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो उसमें पढ़ा था कि शेड्यूल्ड एरिया है, और अगला वाला क्या था? चार का अलग से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सॉरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, हाँ सही कहा। ठीक है, इसमें जो 6 शेड्यूल में, ये आपको पढ़ लेना है, इसमें दिया हुआ है। सबसे नीचे देखो, मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, मिजोरम में चमका लाई मारा है, और असम में ये 3 है, त्रिपुरा में 1 है। ठीक है, 10 वो ऐसा ट्राइबल एरिया का जो वो है हर स्टेट में, इसमें जो ये 4 है ये इसको पढ़ लेना। मेरे ख्याल से गारो खासी जयंतिया रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया है कई बार, मेघालय वाला। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, इसको छोड़ना नहीं। शेड्यूल 6, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, अटॉर्नी। अच्छा, ये पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी ना, इसमें देखो, सबसे पहले तो हमने पार्लियामेंट पढ़ लिया, पूरे देश का वो पढ़ लिया है। उसके बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लिया, है ना, देश का देख लिया, हर एक स्टेट का देख लिया। अब हम स्टेट के अंदर घुस रहे हैं। छोटे छोटे लेवल पे भी अपनी एक सरकार होती है, छोटी जगह जगह इलेक्शन होते हैं पंचायत वाले।
विलेज लेवल की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखो 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट्स पे ये कानून बना सकते हैं। कौन वाले? पंचायती राज वाले, लोकल गवर्नमेंट जो है। और म्युनिसिपैलिटी का कितना सब्जेक्ट है, कहीं तो लिखा था मैंने, चलो उस हेडिंग में आएगा तो बता दूं, 18 आइटम। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक डेटा है। उसके बाद कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इसमें ये दिया हुआ है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय कमेटी रिपीटेड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आता है कि बलवंत राय कमेटी जो थी वो किस चीज के लिए थी, वो किस चीज के लिए थी, पंचायती राज के लिए। ठीक है, फिर आता है सबसे पहला किस स्टेट में हुआ ये, तो ये है राजस्थान में, फर्स्ट स्टेट राजस्थान। फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा इसके 3 टीयर है ना वहां ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, या फिर इंटरमीडिएट। इसके कई नाम है, पता है, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है स्टेट में। तो ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और जिला परिषद, ये 3 अलग टीयर हो गए। ठीक है, आप इसमें आपको ये पढ़ लेना है कि पंचायत का मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें जो है ये आपको उसमें पढ़नी है इस चैप्टर में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको डाला गया है 11th शेड्यूल। ठीक है, मिनिमम एज जो इलेक्शन की है वो कितनी, 21 साल। 21 साल के हो तो अपने यहाँ का लोकल का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद ये जो है पीवाईक्यू है कि SC ST का रिजर्वेशन है। उसके बाद वुमेन का रिजर्वेशन है पंचायत में कितना, 1/3। दिस इज पीवाईक्यू। यही क्वेश्चन है कि लोकल पंचायती राज के इलेक्शन है और उसमें वुमेन का रिजर्वेशन है कि नहीं है। 1/3 रिजर्वेशन है। किस किस की बात कर रहे हैं हम, कौन सी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सा इलेक्शन, म्युनिसिपल या पंचायती? पंचायती की बात कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी थोड़ी और अर्बन 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 में आ जाता है, हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कौन करा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सारा इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, और एक चीज और आता है दिस इज पीवाईक्यू, उसके ऊपर थोड़ा लिखा है ग्राम सभा। मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ, किसी में वहां एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा का क्या मतलब है, उस विलेज के जितने भी मेंबर हैं वो सारे इसका पार्ट है ग्राम सभा। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। ग्राम सभा, ऐसा लग रहा हो कि कुछ लोग उसके मेंबर होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी विलेज में हैं उन सभी को बोलते हैं कि आप सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये मेरे ख्याल से, रुको मैं कब आया था बताता हूँ। सीडीएस 1 2020 में ये पीवाईक्यू आया है। कौन सा, यही वाला कि नहीं, ग्राम सभा वाला नहीं, कि इसका इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या कोई और या कोई और। तो पंचायती राज के इलेक्शन कौन करा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। अच्छा, अभी भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर इन सब में लफड़ा हो जाता था एमपी के इलेक्शन में या एमएलए वाले इलेक्शन में, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले में होता है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सॉल्व करेगा ना, पार्लियामेंट तो लॉ बनाती है, सॉल्व काम करने का नहीं है, सॉल्व तो कोर्ट करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट करेगी। फिर अगले पेज में आ जाओ, पेज नंबर 83। इसमें देखो सारी कमेटी लाइन से लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में कमेटी बनती गई, किसने बनी कमेटी, ताकि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें, है ना, कैसे पंचायती राज के इलेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली वाली है दैट इज बलवंत राय कमेटी। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी, GK राव कमेटी, LN सिंघवी, थंगन, गडजिल। मैंने सबको नहीं देखा इसमें, मैंने 2 ही देखा है बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, ये दोनों याद कर लो। कोई अगर पूछे अशोक मेहता कमेटी काहे लिए, तो किस लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक, पंचायती खत्म। 84 पे आओ, म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 12th शेड्यूल में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी ये 3 लेवल है, इसमें देखो क्या नाम है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका। ठीक है, ये 3 टीयर हो गए, स्मॉल अर्बन एरिया के लिए, फिर थोड़ा सेमी अर्बन एरिया के लिए और लार्ज अर्बन एरिया के लिए। सबसे पहले ये कहाँ पे आया, अगला ही पेज है 84।
मिला। ये तीन जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल। स्मॉल एरिया के लिए फिर, और थोड़े बड़े एरिया के लिए सेमी अर्बन और लार्ज अर्बन एरिया के लिए फिर से ये चीज। SC ST के लिए रिजर्वेशन है एज पर द पॉपुलेशन। वुमेन का रिजर्वेशन है 1/3। इलेक्शन कौन करा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। टेन्योर कितना है? 5 साल। इलेक्शन की मिनिमम एज कितना है? 21 ईयर्स। देखो कितना सब एक ही जैसा है। 2 बार 4 बार जहां पढ़े नहीं कि सब याद हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा छोड़ सकते हो। पेज नंबर 85 में जो है ना, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, ये मैंने नोट्स बना तो लिया था अपने टाइम पे, लेकिन ये कभी पूछा नहीं एक बार भी, ना मुझे CDS में दिखा, ना मुझे CAPF में दिखा। उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा छोड़ दो। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट जो टॉपिक है छोड़ दो। तो ये सारी यही था, यहाँ तक का टारगेट यही था। समझ गए? इतना इसको अच्छे से पढ़ो यार, और वीडियो की हेल्प लो, नोट्स वोट्स बनाओ। और हाँ, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है ना? केमिस्ट्री कर लिया है। हाँ, और फिजिक्स का वो 4 वीडियो कर लो। बता दिया ना मैंने, उसमें 4 वीडियो कर लेना, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और संदीप, संदीप तुम समझ रहे हो ना? हाँ करो यार, उसी से जल्दी जल्दी अब करो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर कुछ बचा, कुछ पूछना उछना हो तो बताओ। हाँ कंप्लीट करो यार, वो जाहिर सी बात है यार, करना तुम्हें ही है। मैं, मेरा रोल तो 10% के आसपास रहेगा, मैं बताऊंगा दूंगा ये इंपॉर्टेंट ये नहीं इंपॉर्टेंट। बाकी 90% याद कौन करेगा उसको अच्छे से? वो मेरा मेरा रोल ज्यादा नहीं है, 10 बहुत ज्यादा हो, 15 मान लो बस। बाकी पूरा 90% की मेहनत तुम्हारी रहेगी यार। ठीक है, फिर उसको एकदम जम के करो, और फिर अगले में मिलते हैं। ठीक है। ओके, बंद कर। बाय बाय। ओके, चलिए बाय।